Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. Today we are going to continue the lecture of NCERT questions. जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 ले रहा हूँ मैं आपके लिए. ओके गाइस, जिसका क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल स्वीप्स आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए. जो विंड मिल की जो ब्लेड्स है वो ए एरिया का सर्कल स्वीप करती है. If the wind flows at the velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of air passing through it in time t? कितना टाइम t टाइम में कितना मास पास हो रहा है. सेकंड क्वेश्चन, what is kinetic energy of the air? Assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy. A को 30 मीटर स्क्वायर और V को 36 किलोमीटर पर आवर लेते हुए डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब लेते हुए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस, ये हमको बताना है. तो V वेलोसिटी से अगर कोई पर्टिकुलर विंड मिल में, तो सबसे पहला जो हमको निकालना वो है मास ऑफ एयर. ठीक है. सेकंड हमको निकालना टी टाइम में. सेकंड हमको निकालना काइनेटिक एनर्जी. ओके. और थर्ड हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड कब? जब आपको ईटा जो है वो 25% दे रखा है एफिशिएंसी, एरिया आपको 30 मीटर स्क्वायर दे रखा है. ओके. और वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. ओके. एंड डेंसिटी जो है वो 1.2 kg 1.2 इंटू 10 की पावर kg पर मीटर क्यूब, ये हमको डेंसिटी दे रखी है. ओके गाइस, तो अब देखिए, सबसे पहले इस बात को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मास, सिंस अगर एयर v स्पीड से आ रही है, सिंस मास जो होता है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. हमारे पास न्यूमेरिकली कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि एरिया उसका ए है अगर, तो एम जो है मास, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया अगर ए और वेलोसिटी कितनी है वी, तो टी टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है? तो ए इंटू वी इंटू टी. ये तो क्या आ गया आपका वॉल्यूम. क्या आ गया? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? एक आपको डायमेंशन दे देगा. और एरिया ऑफ ब्लेड्स क्या है? ए. तो ए को जब अपन वी इंटू टी यानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और डेंसिटी उसकी कितनी है? रो. सो मास ऑफ एयर इन टाइम टी विल बी ए वी रो टी. ओके. इक्वेशन 1 आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो जनरल वे में आंसर आ गया वो ए वी रो टी, ये आपको मास ऑफ एयर मिल गया. ओके. पासिंग थ्रू दी विंड मिल. ओके. मास ऑफ एयर passing okay through windmill in time t, through windmill in time t. ओके गाइस, आई होप समझ में आया होगा. ये क्या है? वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है एरिया इनटू एक साइड. तो जो v वेलोसिटी से टी टाइम में डिस्टेंस कितनी होती है? vt, वो लिख लिया अपन ने. अब हमारा काइनेटिक एनर्जी. सिंस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. ओके. तो इसको पुट करना है केवल एम को, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 1/2 ए वी रो टी इंटू वी का स्क्वायर. सो इट विल गिव अस हाफ ए रो टी वी का क्यूब. यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो गया? ए रो टी वी का क्यूब. ओके गाइस, नाउ अब आपको पता है कि जो अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड चाहिए या पावर चाहिए, तो सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वहाँ से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस्ड निकालनी हमको टी टाइम में. कितने टाइम में? टी टाइम में. तो सिंस एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इस एनर्जी की 25% है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 25% है. तो इक्वल्स टू 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी 25% है, तो हम ये कह सकते हैं 25 डिवाइड बाई 100
मल्टीप्लाई बाय हाफ ए रो वी टी वी का ए रो टी वी का क्यूब। ये हमारा क्या है, एनर्जी ई कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ई। इसको अगर मैं टी को उधर डिवाइड में भेजूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो ई बाई टी यानी पावर, ओके, एनर्जी बाई टाइम या वर्क बाई टाइम पावर हो गया 25/100। हाफ ए की वैल्यू 30 दे रखी है, रो की वैल्यू 1.2 और टी की वैल्यू हमें उधर मैंने भेज दी है, और वी का क्यूब 36 किलोमीटर पर आवर है वेलोसिटी। तो इसको अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड। तो सभी वैल्यूज़ को मैं इसमें पुट करूँ 10 का क्यूब, तो मेरे पास पावर आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये पावर आपको किस में मिलेगा, वॉट में। ओके, और अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें 4500 वॉट मिलेगा अप्रोक्स आपको। और अगर इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आपका 4.5 किलो वॉट पावर प्रोड्यूस आ जाएगा बाय दिस विंड मिल। ओके गाइस, आई होप ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप फिर से एक बार पढ़ लें कि मास ऑफ एयर निकालना है, हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो पहले वेरिएबल फॉर्म में जो हमारे पास वेरिएबल्स है उससे मैंने सॉल्व करके निकाला है। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग आंसर चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें आप लोग। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट्स अ 10 kg मास 1000 टाइम्स टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम सी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। मतलब जो उसकी एनर्जी है वो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसकी एनर्जी लॉस हो रही है वेट कम करने के लिए। हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना काम करता है। और एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी फेट सप्लाइज इज 3.8 10 की पावर 7 जूल एनर्जी पर किलोग्राम। सो विच इज कन्वर्टेड इन टू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी रेट। हाउ मच फेट विल बी डाइटर यूज अप, कितनी उसको फेट एनर्जी बर्न अप कर देगा वो। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। सो गाइस, क्वेश्चन इस बात पे है कि हाइट पर किसी चीज़ को ले जाएंगे तो उसका वर्क डन जो होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, कितने टाइम्स लेके जा रहा है वो, 1000 टाइम्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22, फॉर अ पर्सन लिफ्ट्स मास लिफ्टेड m इज इक्वल टू 10 kg। ओके, और हाइट कितना है उसका h 0.5 मीटर। ओके गाइस, नाउ कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा W इज इक्वल टू mgh जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से। क्यों, क्योंकि ये 10 मतलब कि 1000 टाइम्स उसको लिफ्ट अप कर रहा है इसलिए। ओके, बराबर। सो व्हाट इट विल बी, W इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय मास 10 kg, उसकी ग्रेविटी 9.8 ले लेते हैं, उसकी हाइट 0.5 हमको गिवन है, तो ये हमारा जूल में आंसर आ जाएगा वर्क डन का। ओके गाइस, सो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल हैव 49,000। देखिए 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। ओके, 4 जीरो टोटल, 2 पॉइंट है हमारे पास, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ रहा 49,000। ओके, गॉट इट गाइस। नाउ जूल। अब हमें ये बोला है कि मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय 1 kg ऑफ फैट, अगर 1 kg फैट उसको कितनी एनर्जी दे रहा है, 3.8 10 की पावर 7, बट उसकी 20% एनर्जी कन्वर्ट हो रही फैट की, तो फैट यूज्ड अप कितना होगा। ओके, ओके गाइस, सो सिंस फैट एनर्जी
कितनी है 3.8 इंटू 10 की पावर 7, 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल पर केजी। ओके, विच इज़ कन्वर्टेड टू अ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 20% एफिशिएंसी रेट। ओके, तो 1 kg ऑफ फैट सप्लाई दी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू 1 kg वेट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। ये तो है एक्चुअल एनर्जी, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है उसकी 20%। कितनी है, तो हमारे पास इस एनर्जी का कितना फॉर्म हमको मिलेगा 20% ऑफ 3.8 10 की पावर 7, तो ये हमें मिलेगा इतना जूल 1 kg से। ओके, एक्चुअल में जो हमको फैट एनर्जी से तो इतनी एनर्जी मिल सकती है, लेकिन एफिशिएंसी कितनी उसकी 20%, तो इस एनर्जी का 20% हमें 1 किलोग्राम से मिलेगा। ओके गाइस, तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो 10 की पावर 5 और ये हो गया हमारे पास 8 2 16, 3 2 6 और 7.6। ओके, 0 से 0 कैंसिल इंटू 10 की पावर 6 जूल पर केजी। 1 किलोग्राम अगर उसको बर्न आउट करना है तो उसके लिए इतनी एनर्जी लगेगी। ओके, तो कितना फेट वो बर्न आउट करेगा, तो फेट यूज्ड अप इक्वल्स टू जो भी आपकी एनर्जी है उसमें इसका डिवाइड करते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन डिवाइड बाय मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय वेट, एनर्जी सप्लाइड बाय वेट पर केजी। ठीक है, तो ये एनर्जी से एनर्जी कैंसिल, ऊपर केजी आ जाएगा आपका। टोटल एनर्जी आपकी 4900, ओके 49,000 सॉरी, डिवाइड बाय 7.6 इंटू 10 की पावर 6। ओके, तो ये हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो ये जूल पर केजी है और ये आपका जूल है, कैंसिल आउट होके आपको आंसर मिल जाएगा 6.45 इंटू 10 की पावर -3 kg। यानी कि अगर वो इतना काम करता है तो उसका इतना वेट क्या हो जाता है, इतना मास कम हो जाता है। ओके, फैट यूज्ड अप विल बी, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, पूरा इसका लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई बॉडी को आप लिफ्ट अप करेंगे, ओके, एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंदी ही रहेंगे, ध्यान रखें, नीट की तरह शॉर्ट नहीं रहेंगे ये। ओके, तो जब भी किसी बॉडी को लिफ्ट अप करें तो आप जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं वेट को बर्न करेगी, मास को बर्न करेगी। वेट तो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग, तो मास को बर्न अप करेगी। तो वो मास कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन ने टोटल वर्क डन 1000 टाइम उठाने में निकाल दिया। अब फेट के 1 kg से हमको इतनी एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में 20% होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलो से हमको इतनी एनर्जी मिलेगी जूल पर केजी। अब अगर अपन टोटल इतना वर्क कर रहे हैं तो इस एनर्जी में इस एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो हमारा फेट बर्न आ जाएगा किलोग्राम में। ओके गाइस, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लेवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। आई एम गिविंग इट टू यू इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 23 फॉर होमवर्क। पावर का सिंपल सा एक क्वेश्चन है और आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए तो ये आराम से हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ मास 0.12 kg, हॉरिजॉन्टल स्पीड 70 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 0.4 kg and instantly comes to rest with respect to the block. The block is suspended from the ceiling by the means of thin wires. Calculate the height to which the block rises. Also estimate the amount of heat produced by the block. Okay guys, क्वेश्चन जो 24 है उसको समझने की कोशिश करें आप लोग। क्वेश्चन 24, एक जो बुलेट है, जो बंदूक की गोली है, तो वो
0.12 kg की है। मास ऑफ बुलेट स्मॉल m इज इक्वल टू 0.012 kg। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 70 मीटर पर सेकंड। ओके, ये उसकी कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं एक बार। ओके, क्योंकि ये m1 है, बुलेट है, इसको mu1 ले लिया अपन ने। अब हमारे पास जो वुडन ब्लॉक है उसका मास कितना है? 0.4 kg। मास ऑफ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, क्वेश्चन पूरा पढ़ ले आप लोग। m2 इज इक्वल टू 0.4 kg और वो इनिशियली किस में है? रेस्ट में है। ओके गाइस, अब आपसे पूछा है कि अगर ये जाके उसमें रेस्ट कर लेता है, मतलब यानी कि ये जाके उसके कंपैरिजन में रुक जाता है, दोनों यानी एक साथ मूव करने लगते हैं, तो ये कौन सा कोलिजन हुआ? इफ टू बॉडी कोलाइड्स विद ईच अदर एंड देन दे मूव टुगेदर, एक दूसरे से स्टिक करके, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ओके, और कोई सा भी कोलिजन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आपको लगता ही है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए लिखते हैं कि सपोज दैट ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, u2 के साथ दोनों स्टिक करके अगर चलेंगे तो टोटल मास क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। ओके, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू क्या हो गया? v। ये हमारा कंसेप्ट है बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमें लगाना है। ओके, हमें क्या निकालना है? इसका वो हाइट जिस तक ये पहुंच जाए। ओके, पहले इस बात को समझने की कोशिश करें, फिर उस पर भी जाएंगे हम लोग। तो m1 कितना है? 0.012 इंटू ये 0 है पूरा, सॉरी u1 कितना है? 70 प्लस बाकी का पूरा 0, m1 0.012 प्लस 0.4 इंटू हमें क्या चाहिए? v। वैल्यूज़ पुट करी मैंने केवल। अब इस v को निकालने के लिए इसको डिवाइड में कर लेते हैं, तो देखिए v इज इक्वल टू 0.012 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 0.52 आता है, 0.52। ओके, सोल्व करके जो आपको आंसर मिले वो आप मीटर पर सेकंड में लिख देंगे। ओके गाइस, ये क्या आ गया? दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी आ गया। अब जैसे आप ये समझ रहे हैं कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें ब्लॉक फंस गया। ओके, समझ में आ गई बात? ये किसी से टाइड है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कितनी हाइट पर जाएगा? अभी तो वेलोसिटी मिली हमको। ओके, अभी तो इनको स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी मिली है। अब आपने सोल्व कर लिया होगा इसको। ये 2 आई थिंक जैसे 0 मास कितना दिया इसका? 0.4, 0.012 है, 0.012। थोड़ा एडिशन में दिक्कत आएगा आपको, यहाँ पर करेक्ट करना है इसको, 0.412 रहेगा ये। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.412। इसको सोल्व करें आप लोग और आपको आंसर मिलेगा 2.04। कितना मिला? न्यूमेरिकली जो आंसर आ रहा है उसकी कोई बात नहीं है, आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लें। हमें अब ये हाइट चाहिए। इस जगह इसका जो एनर्जी है वो कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी। कितना है? हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। वो किसके इक्वल है? mgh के, m1 m2 और g इंटू एच। समझ गए आप लोग? वो किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हुई? पोटेंशियल के। इस जगह काइनेटिक एनर्जी और इस जगह कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि m1 से m1 दोनों कैंसिल हो गया। ओके, वी स्क्वायर जो है वो 2gh आ गया और v इज इक्वल टू √2gh से आप आंसर निकाल सकते हैं। हमें हाइट चाहिए, सॉरी क्या चाहिए? हाइट। तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g से आप आंसर निकाल सकते हैं। v की वैल्यू ये डाल देवे और सोल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये आपको कुछ 2.04 और 2 इंटू 9.8 रखेगा। 2.04 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.8 पुट करें तो ये आपको कुछ डेसिमल में मिलेगा 0.21 मीटर। कितना मिलेगा? 21 मीटर। ओके, और ये अप्रॉक्स आपको 21 सेंटीमीटर के आसपास कुछ मिलेगा, और ज़्यादा जाए आप डेसिमल में तो इतना आ रहा है। ओके, जो 21.2 सेंटीमीटर आपको अप्रॉक्स मिल रहा है। ओके गाइस, समझ गए आप लोग? इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बोला कि
इसमें अगर क्वेश्चन में एक एडिशनल क्वेश्चन और होगा जिसमें आपको एनर्जी हीट प्रोड्यूस निकालना है। क्या निकालना है? हीट प्रोड्यूस। तो आपको अब ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ कि हीट जो है, हीट प्रोड्यूस्ड वो क्या है? कोलिजन के पहले की टोटल एनर्जी ये है हाफ m1u1 और कोलिजन के बाद की टोटल एनर्जी हाफ m1 + m2v²। इसको दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हीट प्रोड्यूस आ जाएगी। ये आप देखे खुद से कर ले कि हीट प्रोड्यूस क्या है, जो कोलिजन के पहले एनर्जी थी उसमें से कोलिजन के बाद की टोटल एनर्जी को डिफरेंस कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस आ जाएगा। ओके गाइस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 25 और इसका आपको एग्जाम्पलर में MCQ भी मिल जाएगा। अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करें, लैंग्वेज पढ़ ले तब तक। ट्वेंटी 25 हम या NCERT में कर रहे हैं, आप उसका जो एग्जाम्पलर है उस विभाग से, उस सेक्शन से आप लोग उसका MCQ भी करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है θ1 और θ2 पर। एक बॉडी है जो θ1 और θ2 इंक्लाइन प्लेन से h हाइट से गिर रही है। ओके, सो हमें ये निकालना है कि दोनों की ग्राउंड पर पहुँचते समय स्पीड क्या रहेगी और दोनों की जो ग्राउंड पर पहुँचने में जो टाइम है वो उसका क्या रिलेशन रहेगा, कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये इंक्लाइन प्लेन है आपका और इस इंक्लाइन प्लेन में ये एंगल आपका θ1 और ये आपका एंगल θ2 है। ओके गाइस, अब आपको ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। मतलब साइड में लिख लेता हूँ मैं, θ1 हमारा 30 डिग्री और θ2 60 डिग्री। ये इसकी हाइट h है। ओके, इस पॉइंट A से दो डिफरेंट चीज़ें जो है सेम मास की है वो स्लाइड कर रही है। ओके, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ओके, म्यू क्या है इसका? 0 है। ओके गाइस, नाउ अब आप बताएं कि हमें क्या निकालना है। एक तो इन दोनों का स्पीड v1 एंड v2 जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी। ओके, और दूसरा सेकेंड थिंग इसका t1 एंड t2 जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी तो उसमें टाइम कितना लगेगा। ओके गाइस, किसका वैल्यू ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन है। ओके गाइस, दोनों का मास इक्वल दिया है हमें। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग वापस से कि इस जगह उसकी हाइट क्या है, h, मास अगर m है तो इस जगह पहुंचते समय उसमें केवल क्या बचेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो सिंस फॉर बॉडी ऑफ मास m एट हाइट h, ठीक है, इफ इट रीचेज ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड पर पहुंच जाती है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, तो हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। एंगल का यहाँ कोई रोल नहीं है क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस है इसलिए। ओके, तो ये m से m कैंसल, v² इज इक्वल टू 2gh और वी कैन से v इज इक्वल टू 2gh। दोनों के लिए जो v है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रूट h पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? रूट h पर। तो दोनों के लिए हाइट क्या है? सेम। हाइट क्या है? सेम। सो बोथ विल हैव सेम स्पीड। सेम स्पीड, दोनों की स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। एक बात आपके समझ में आ गई। सेकंड थिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझनी है, वो ये है कि सपोज दैट ये बॉडी इस जगह है। ओके, तो हमें ये पता है कि इसका इस तरफ जो कंपोनेंट लगता है वो mg sin θ2 और इस बॉडी का इस जगह mg sin θ1 कंपोनेंट होता है। ओके गाइस, मतलब जो इसको नीचे डाउनवर्ड लाता है वो साइन कंपोनेंट लाता है, आपको ध्यान होगा। और ये इसका क्या है? mg, इसका ये थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर क्या लगा? mg cos θ, ये इसका क्या रहता है? r। ऐसा आपको डायग्राम, ये थोड़ा सा डायग्राम जूम करके देख ले आप लोग, या मैं इसको क्लियर करके थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ।
यस, ये θ1, ये θ2, यहाँ कोई बॉडी है, उसका हमारे पास ये जो mg लग रहा है वो इस तरफ से लग रहा है, तो इस तरफ इसका mg cos θ2, इसका r ऊपर लगेगा, mg sin θ2 नीचे की तरफ। ओके, इसकी हाइट कितनी है h। नाउ इस तरफ ये क्या है, m मास का ही है ब्लॉक, तो इसका भी mg cos θ1 r के इक्वल mg sin θ1 नीचे की तरफ ला रहा है, ये पॉइंट ए है। ओके गाइस, सो अब आप बताइए कि किसी भी बॉडी पर ये जो बॉडी है उसको और इसको नीचे लाने के लिए जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, तो फॉर बॉडी वन के लिए F इज इक्वल टू कितना है, ma इज इक्वल टू mg sin θ1, तो m से m कैंसिल, तो a इज इक्वल टू हो गया g sin θ1, फ्रिक्शन लेस सरफेस है इसलिए। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि A2 कह सकते हैं इसका कि g sin θ2। ओके, समझ में आ गई बात। तो एसिलरेशन बॉडी 1 का कम होगा और बॉडी 2 का क्या होगा, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि θ1 और θ2 की बात की जा रही है, वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है और इसकी वैल्यू 60 डिग्री है। समझ गए आप लोग? ओके गाइज, जिसका थीटा साइन में ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा, तो A2 ग्रेटर है A1 से। ओके, अब आप बताएं हमें क्या निकालना, टाइम। तो सिंस V इज इक्वल टू U प्लस AT, U 0 है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो V1 इज इक्वल टू A1T। ओके, 1 V दोनों का सेम है। ओके, एंड V इज इक्वल टू A2T2। ओके गाइज, तो U की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए दोनों के लिए स्पीड दोनों की क्या आ रही है, सेम, हमने देख लिया पहले ही। तो आप देखिए T1 कितना होगा, V/A1, और T2 आपका कितना होगा, V/A2। सिंपल सी बात यह है कि A1 की वैल्यू कम है इसलिए T1 ज़्यादा होगा, और A2 की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए T2 कम होगा। समझ में आ रही बात? ये बात हमने यहाँ पर देखी है। ओके, तो सिंस θ1 लेस है θ2 से, इसलिए आप कह सकते हैं कि A1 छोटा होगा A2 से। ओके गाइस, तो आप इस कंक्लूजन पर वापस से आ जाएं कि इस फॉर्मूले से टाइम क्या होगा, T1 जो है वो V/A1, T2 है वो V/A2, A1 की वैल्यू कम है इसलिए T1 ज़्यादा होगा। सो वी कैन से T1 की वैल्यू ज़्यादा है T2 से। जल्दी कौन नीचे आएगा, जिसका स्लोप बड़ा है। ओके, लेट कौन नीचे आएगा, जिसका स्लोप छोटा है। ओके गाइस, समझ गए आप लोग? डायग्राम में स्लोप देख के ना सोचे आप लोग, θ1 θ2 की वैल्यू से देखें। सो ये एक तो आंसर ये रहा, और एक ही आंसर है कि स्पीड सेम है लेकिन टाइम डिफरेंट है। स्पीड सेम है लेकिन टाइम डिफरेंट है, क्योंकि स्पीड हाइट पे डिपेंड कर रही है। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एग्जाम्पलर विभाग में जाए आप लोग, एग्जाम्पलर सेक्शन में आपको इसका MCQ मिल जाएगा। रेशियो ऑफ स्पीड पूछ ले 1:1, टाइम T1 ग्रेटर देन T2, जिसका स्लोप कम है उसका टाइम ज़्यादा होगा। ओके, ये सब कब है, जब आपका फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 में एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक वेट को सस्पेंड कर रखा है स्प्रिंग के साथ। ओके, तो उस पर आपको क्वेश्चन पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, डायग्राम। सो क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए स्प्रिंग पे ऊपर है, और स्प्रिंग का एक इंक्लाइंड प्लेन पर स्प्रिंग को रखा हुआ है इस तरीके से। ओके, और उस स्प्रिंग को किसी पुली से अटैच कर रखा है, फ्रिक्शन लेस पुली से, और उसको फिर इंक्लाइंड प्लेन पर एक जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 kg का, उस ऑब्जेक्ट के साथ रखा हुआ है। ओके गाइस, इसका जो एंगल है इंक्लाइन प्लेन का वो आपको कितना दे रखा है, 37 डिग्री। क्वेश्चन अगला आप लोग खुद रीड आउट करें, लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, डायग्राम दे रखा उसमें। ओके गाइस, सो इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है वो 37 डिग्री है, मास उसका 1 kg है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज दैट अगर ये इसको x डिस्टेंस पर खींचता है,
कितना डिस्प्लेस करता है, x डिस्प्लेस करता है। तो ये के हमको दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। ओके गाइस, अब आप बताइए हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू निकालना है। ओके गाइस, म्यू निकालना है। सो फाइंड करिए सबसे पहले तो कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। सो यू नोज दैट कि ये हमारे पास अगर कोई ब्लॉक है जो यहाँ रखा हुआ है तो 1 kg का है ये, इसका मास m ले लेता हूँ मैं अगर एक बार, तो इसका एक कंपोनेंट जो r है वो ऊपर mg cos थीटा इस तरफ, ओके, और इसका mg sin थीटा नीचे की तरफ, ओके, mg इस तरफ। अब ऊपर की तरफ क्या लगा, फ्रिक्शन, क्या लग रहा है, सरफेस के साथ फ्रिक्शन लग रहा है, ओके। तो इस पर्टिकुलर जगह पर जो इसको यहाँ से यहाँ तक खींच के ला रहा है, अगर वो x है तो वो भी क्या होगा, x, ओके। हमें म्यू निकालना है, सीधा हमें ये करना है कि इफेक्टिव फोर्स कितना है इस पर, इफेक्टिव फोर्स, तो वो है हमारा F इज इक्वस टू mg साइन थीटा में से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस f। ओके गाइस, सिंस f इज इक्वस टू क्या होता है, म्यू r, और r की वैल्यू बैलेंस किससे हो रही है, mg cos थीटा से, तो विच इम्प्लाइज f इज इक्वस टू म्यू mg cos थीटा। ओके, रखो इसमें, तो इफेक्टिव फोर्स हुआ f mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ओके, अब आप चाहते हैं कि वर्क डन, तो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा, सिंस वर्क डन इज इक्वस टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज x, अगर x डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वर्क डन जो है वो f डॉट x, ओके, और ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, इसमें हमको जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा, कितना, यानी कि ब्लॉक कितना मूव कर रहा है, x इक्वस टू 10 सेंटीमीटर। ओके गाइस, क्वेश्चन में गिवन है आपको ऑलरेडी, तो f रखे ये mg कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इंटू x, हाफ k की वैल्यू 100 और x स्क्वायर यानी कि 10 को सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। इधर भी आप x जो है, चलो x रख देता हूँ एक बार, x से एक x क्या हुआ, कैंसिल, तो एक x बचा। ओके गाइस, सिंपल सी अब वैल्यू रखनी है, मास की वैल्यू 1 kg दे रखी है, रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा m 1 kg, g की वैल्यू आप 9.8 रख ले में, साइन 37, ओके, माइनस म्यू निकालना है, कोस 37 इज इक्वस टू हाफ इंटू 100 इंटू 10 जो सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है उसको मीटर में कर दिया। ओके गाइस, ये आपका यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, म्यू को ट्रांसफ़र करके आंसर निकाल लें आप लोग। ओके, तो सीधा सा ये, जैसे मैं अप्रॉक्स करने के लिए इसको जी को क्या कर देता हूँ, 10 कर लेता हूँ। ओके, सो सोल्व करें, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, 2 इंटू 10 कितना आ गया, 5। ओके, अब हमारे पास ये जो 10 है वो इधर डिवाइड में आ सकता है, सो ये हो गया हमारे पास, सोल्व कर लिया मैंने इसको पूरा, क्या हो गया, साइन 37 म्यू कोस 37 इक्वस टू, इधर केवल क्या बचा, 5। ओके गाइस, देखिए 100 से 100 कैंसिल, 5 और डिवाइड बाई 10, 1/2 आंसर आया इसका, कितना आया, 1/2। ओके गाइस, अब इसको उधर भेज दें, म्यू को साइन 37 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी इक्वस टू 1/2 प्लस म्यू कोस 37। ओके गाइस, तो क्यों ना 1/2 को उधर माइनस में भेज दिया जाए। अब यहाँ से आप लोग इसको सोल्व करके म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस 37 हम कितना लेते हैं, 0.798 और कोस साइन 37 0.601, ये हमको कैलकुलेटर से यूज़ कर लेना है। आप इसको सोल्व करें, आपको म्यू की वैल्यू क्या करना है, आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेटर से डाल देनी है और आपको आंसर मिलेगा म्यू इज इक्वल्स टू 0.126, कितना मिलेगा, 0.126। ओके गाइस, सो दिस इज़ द वे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 से
30 तक आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 to 30 अगेन आपको होमवर्क में थ्योरेटिकल है, कुछ किए हुआ क्वेश्चंस है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब चैप्टर हम 7th स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये आपका लास्ट लेक्चर 30 था। बाय बाय, एन्जॉय योर सेल्फ, और चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज करके सैटरडे टेस्ट की प्रिपरेशन करें होल चैप्टर के साथ।